हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि कल हमने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो बनाई, इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि हम आज से वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि रिलेटेड होगी इतिहास से। और इतिहास भी हम शुरू करेंगे कक्षा 6 की NCERT से। आई होप कि आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे और मैं कोशिश करूँगी कि इसको और अच्छे से अच्छा बनाऊँ। तो चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इतिहास में हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं और घटना क्या थी, घटना कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, इसका हम वैज्ञानिक और क्रमबद्ध वर्णन करते हैं। तो जब हम इतिहास के अध्ययन में किसी घटना के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें ये क्वेश्चनिंग करनी होती है कि अच्छा, घटना क्या थी, कब, कहाँ और कैसे घटित हुई। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको चैप्टर दिखा दिया गया है, जिसमें कि बॉक्स में लिखा हुआ है। शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्षों पहले क्या हुआ था। एक बच्ची है जो अखबार पढ़ रही है। जब वह अखबार पढ़ रही है तो एक हेडिंग पर उसकी नज़र जाती है 100 साल पहले। अब उसके मन में क्वेश्चन उठता है कि अच्छा, 100 साल पहले, बट 100 साल पहले हम तो नहीं होंगे, तो हाउ कैन बी नो कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो कैसे पता लगाएं। अब आगे लिखा है, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। बिल्कुल जाना जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट हेडिंग बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। और उसके साथ साथ हम आखेटकों के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है शिकारियों यानी कि आखेटक को ही शिकारी कहा जाता था। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इट मीन्स कि कुछ भी हो, कोई भी इंसान हो, किसी भी पेशे से रिलेटेड हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो, हम सब के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं कि हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो आगे देखिए, लोग कहाँ रहते थे। अब आपके अगले पेज पे एक मैप है जिसमें नर्मदा नदी के बारे में बताया गया है। नर्मदा नदी भी उसमें दर्शाई गई है। तो ये यही कह रहे हैं कि पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और वो जानवरों का क्या करते थे, आखेट या शिकार भी करते थे। देखिए, जो शब्दावलियाँ होती है ना, जैसे आखेट, इसके आगे ब्रैकेट में तुरंत लिखा हुआ है शिकार। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो जनरली क्या होता है, पिछले वाले शब्द का मीनिंग ही होता है एक तरह से, या उसका सिनोनियम्स हम इसको मान सकते हैं। अब संग्राहक कौन होते थे। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। जब हम चीज़ें इकट्ठे करते हैं तो इकट्ठा करना हो गया संग्रह करना, और क्योंकि हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं तो हम हो गए संग्राहक। तो इसी तरह से प्राचीन काल में जो मानव थे तो वो खाने के लिए कृषि तो करते नहीं थे। उस समय तक पशुपालन भी उन्होंने क्या नहीं किया था, शुरू नहीं किया था। तो जब तक लोगों ने पशुपालन और कृषि शुरू नहीं की थी तो वो क्या करते थे, जंगलों से जो उनको प्राप्त होता था वो उसी से अपना जीवन यापन करते थे। इसमें लिखा हुआ भी है कि जंगलों की वो विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। उनको पता होता था कि कौन सी चीज़ जंगल में कहाँ मिलेगी। तो वो क्या करते थे, वो उस जगह पर जाते थे, पार्टिकुलर जगह पर, और जाकर वो वहाँ से वही चीज़ लेके आते थे जो उनके काम की होती थी। जैसे कोई फल का पेड़ हो गया, वो वहाँ गए, उन्होंने वो फल इकट्ठा कर लिया। वो किसी का शिकार कर रहे हैं, किसी जानवर का, उन्हें मांस खाना है तो वो किसी जानवर का शिकार करेंगे। तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो जानवर कहाँ मिलना चाहिए, वो पशु कहाँ मिलना चाहिए। तो उस एरिया में जाके वो वेट करेंगे उस पशु के आने का। जब वो पशु आएगा तब वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अपना काम करेंगे, शिकार करेंगे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, जैसे भोजन के लिए अपने जड़ों, फलों और जंगल के जो अन्य उत्पाद होते थे उनको इकट्ठा करते थे, और यहीं से वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। तो जनरली इस पेज पे यही बताया गया है कि अगर हम नॉर्मली आज की या कल की न्यूज़ के बारे में जानें तो क्या हम कर सकते हैं और प्राचीन काल के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जिसमें नर्मदा नदी दिखाई गई है, मैप दिखाया गया है भारत का, उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। उपमहाद्वीप भारत को ही कहा गया है।
उपमहाद्वीप इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एशिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, इसलिए इसको एशिया कॉन्टिनेंट का उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को क्या किया, उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान कहाँ पर थे, विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देखिए जितने भी ये शब्द आए हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है ना, गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी या विंध्य के उत्तर के स्थान, ये सब मैप पे आपके दर्शाए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये मैप आपको दिखाया ही इसलिए जाता है जिससे कि आपको पता चल सके कि भारत के मैप पे कौन सी जगह क्या स्थित है। ये प्राकृतिक मैप है और दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैप की उत्तर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा कौन सी होती है, पूर्व कौन सी होती है और पश्चिम कौन सी होती है। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे। तो इसमें नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ कि भारत के बारे में जब हम बात करते हैं कि मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ या मानव का जीवाश्म या मानव का साक्ष्य सबसे पहले भारत में कहाँ पाया गया, तो ये नर्मदा नदी घाटी में ही पाया गया है। नर्मदा नदी घाटी में एक स्थान है हथनोरा, जहाँ से मानव का क्या मिला है, जीवाश्म मिला है और वहाँ से हमें पत्थर के उपचार भी मिले हैं। और अब यहाँ कृषि की बात आती है, तो जब बात कृषि की आती है तो आपको 3 जगहों के नाम हमेशा याद रखने चाहिए। एक है लहुरादेव, दूसरा है मेहरगढ़ और तीसरा है कोल्हिड़वा। देखिए जब तक लहुरादेव का हमें पता नहीं था तब तक हम ये मानते थे कि मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्योंकि नवीनतम खोजों के आधार पर ये पता चला है कि संत कबीर एक जगह है जहाँ का एक स्थान है लहुरादेव, वहाँ से 8000 से 9000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसलिए अब लहुरादेव ही ऐसा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। बट अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें लहुरादेव का ऑप्शन होता ही नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ मेहरगढ़ होगा ज़रूर। जहाँ मेहरगढ़ होगा वहाँ पर मेहरगढ़ और जहाँ लहुरादेव होगा वहाँ आप लहुरादेव टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए लिखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, सहायक नदियाँ वे होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे एक पेड़ होता है तो तने पे शाखाएं आती हैं, शाखाओं की उपशाखाएं होती हैं, वैसी नदी होती हैं तो एक मुख्य नदी में आकर जो अन्य नदियाँ मिल जाती हैं तो उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। क्लियर। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो नदियाँ होती थी, नदियों के किनारे क्या होते थे, नगरों के विकास होते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्या था जो नदियों के किनारे ही नगर फले, इसके अन्य जगह क्यों नहीं फले फूले। तो क्योंकि देखिए इतना हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन काल में मानव क्या करता था, कृषि करता था। जब उसने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया, तो उसका जो व्यवसाय हो गया या जो कार्य हो गया आजीविका के लिए वो कृषि और पशुपालन हो गया। जो कि कहाँ पर बेहतर हो सकता है, नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयुक्त होती है। वहाँ पानी पाया जाता है जो कृषि के लिए उपयुक्त होता है। उसके अलावा भी वहाँ हरी हरी घास और जंगल भी पाए जाते हैं जो किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है, कृषि और पशुपालन दोनों के लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए नदियों के किनारे ही ये नगर फले फूले। आगे देखेंगे, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। देखो मगध क्या था, जो आज वर्तमान बिहार है ना, वो पहले मगध कहलाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की क्या की गई, स्थापना की गई। मगध का देखिए एक अपना इतिहास है जिसमें अनेक वंशों ने शासन किया। उसके बारे में हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे बाद में। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान
जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे देश क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इस पैराग्राफ में मेनली ये बताया गया है कि प्राचीन काल में या उस समय, जिस समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस अध्याय में, लोग यात्राएं क्यों करते थे। तो अनेक कारणों से वो यात्राएं करते थे, जो इसमें सब दिया हुआ है। और इसमें मैं वही बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट होगा, बाकी तो आप खुद भी समझ सकते हैं। काफिला देखिए, जो शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि काफिला क्या होता था। तो यात्रियों या व्यापारियों का समूह काफिला कहलाता था। देखो प्राचीन काल में क्या होता था ना, पहले लोग यात्राएं करते थे समूह में। वो इसलिए भी करते थे क्योंकि चोरी और डकैती का डर होता था उनको। और फिर जब एक साथ वो होते थे इतने सारे लोग, तो आपस में एक दूसरे की ताकत बन के रहते थे। एक दूसरे के साथ रहकर वो क्या करते थे, एक दूसरे को सेफ फील करते थे। तो इसलिए वो एक समूह में रहकर यात्रा करते थे। और ये जो समूह होता था यात्रियों या व्यापारियों का, इसको ही काफिला कहा जाता था। अब वो इसलिए भी यात्रा करते थे कुछ लोग तो क्योंकि उन्हें नई नई जगह एक्सप्लोर करने की क्या होती थी, चाहत होती थी, उत्सुकता होती थी। जैसे आज भी होता है ना, हम लोगों को नई नई जगह घूमने में अच्छा लगता है, मतलब एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है चीज़ों को। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नई नई जगह जाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब यात्राएं करते हैं तो हम बहुत चीज़ सीखते हैं। और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसमें हम पता नहीं कितनी ही चीज़ें हम सीख जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता है। तो लोगों के विचारों को जानने का भी हमें क्या मिलता है, अवसर मिलता है। अब नेक्स्ट है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप हमारे भारत को कहा गया है यहाँ पर। और क्यों कहा गया है, देखिए भारत को उपमहाद्वीप मेनली इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, इसकी जो प्राकृतिक सीमाएँ हैं, है ना, जैसे उत्तर में हिमालय हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो जो इसकी प्राकृतिक सीमाएं हैं और इसकी संस्कृति की जो विभिन्नताएं हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट से इसे अलग पहचान दिलाती हैं। यानी कि हमारे भारत की अपनी ही एक अलग विशिष्ट पहचान है, जिसके कारण इसको उपमहाद्वीप भी कहा गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये लाइन आप याद रखेंगे कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। और सिंधु हमारे भारत में किसको कहा जाता है, नदी को। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखो एटलस क्या होता है, एटलस एक, जब हम किसी मैप को पढ़ते हैं तो जब हम उस मैप को या कुछ चार्ट्स को, कुछ जैसे एक बुक में हम क्या करते हैं, कुछ चार्ट, मैप और टेबल को मिक्स कर देते हैं और उसकी एक बुक बना देते हैं, तो उसको हम एटलस कहते हैं। उसको हम मैप नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें मैप, चार्ट और टेबल्स ये सब किस तरह से दिखाए गए हैं, एक बुक की तरह दिखाए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है भारत को इंडिया किसने कहा। तो ये आप याद रखोगे कि उत्तर पश्चिम की पूर्व से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस। और इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया। आगे चलते हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। देखो लोगों का समूह, उस समय लोगों के समूह को क्या कहा जाता था, कबीला भी कहा जाता था। तो भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, मेनली एक कबीले के लिए किया जाता था। यह लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था जो कहाँ रहते थे, उत्तर पश्चिम में रहते थे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद 4 वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे पुराना
जो वेद है, जो प्राचीन वेद है, वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी भरत कबीले का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि भरत से ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया, ऐसा भी माना जाता है। अब पढ़ते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण क्या कही जाती हैं, पांडुलिपि कही जाती हैं। देखिए, ये याद रखेंगे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी, तो उन पुस्तकों को हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहा गया, पांडुलिपि कहा गया प्राचीन काल में। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो ये हमें पता चल जाता है कि पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यू का अर्थ क्या है इसमें, हाथ, इससे ही ये शब्द निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ आई हैं, ताड़पत्र और भोजपत्र। हमेशा याद रखेंगे कि जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो या तो ताड़पत्र पर लिखी जाती थी या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अच्छा, ताड़ का जो पत्र है वो दक्षिण भारत में पाया जाता था, और जो भोजपत्र है वो पाया जाता था उत्तर भारत में। जैसे कि इसमें लिखा भी है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो हिमालय क्षेत्र कहाँ हुआ, उत्तर में हुआ। लेकिन जो ताड़पत्र होता था वो मेनली दक्षिणी भारत में पाया जाता था, और भोजपत्र उत्तरी भारत या हिमालय में पाया जाता था। अब पांडुलिपि का, क्योंकि यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सबसे प्राचीन पांडुलिपि है तो उसका नाम है बकशाली पांडुलिपि। ये प्राचीन भारत की गणित से संबंधित प्राचीन पांडुलिपि थी, जो कि किस पर लिखी गई थी, भोजपत्र पर लिखी गई थी। ये ताड़पत्र पर नहीं लिखी गई थी, ये भोजपत्र पर लिखी गई थी। इसकी लिपि शारदा थी और गाथा बोली में ये लिखी गई थी। गाथा बोली क्या होती है, ये संस्कृत और प्राकृत भाषा का क्या होता है, मतलब मिलन जब हम करते हैं, संस्कृत और प्राकृत का मिला जुला रूप जो होता है वो गाथा बोली कहलाती है। तो सबसे प्राचीन पांडुलिपि याद रखेंगे बकशाली पांडुलिपि। और साइड में लिखा हुआ है ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, जो आपको ये स्क्रीन पर दिख भी रहा है नीचे येलो येलो, ये पांडुलिपि का ही एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये देखो, पांडुलिपि का हमें क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है ये। और ये जो साइड में चीज़ें होती हैं ना लिखी हुई, इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत नॉलेज मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम पार्ट 2 में बताएंगे। इस चैप्टर को पार्ट 2 में हम कंप्लीट कर देंगे। और आपको अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।